हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम इसके पहले हम देख लिए थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और आज हम पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। देखिए क्या है, लेवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से क्या होता है, निर्मित होता है। ठीक है, कोई भी यौगिक दो तत्वों से क्या होता है, निर्मित होता है। यानी कि दोनों वैज्ञानिक थे, यानी कौन कौन से, लेवाइजिए थे और एक अन्य वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन इस बात पर क्या डाला, प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से क्या होता है, निर्मित होता है। देखिए यहाँ पे, इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। यानी कि जो यौगिक बनता है ना, दो या दो से अधिक तत्व अगर हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, यौगिक बनता है। जो यौगिक तैयार होगा ना, उनका जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो स्थिर अनुपात में होगा। देखिए, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो, चाहे आप कहीं से भी ये प्राप्त करते हैं, यौगिक को जब प्राप्त करते हैं तो उसका जो तत्वों का जो अनुपात होगा वो स्थिर अनुपात में होगा। अथवा हम कह सकते हैं किसी ने भी इसे बनाया हो, यानी कि हम बोल सकते हैं कि किसी ने भी अगर बनाया हो, कोई भी बनाया हो, तो क्या होगा, जो अनुपात होगा ना वो स्थिर अनुपात में ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। तो याद रखिएगा कि जो H2O होता है ना, H2O, उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका जो अनुपात होता है ना, 1:8 ही होगा। ठीक है, अगर आप कहीं भी बनाते हैं, अगर H2 जल का निर्माण करते हैं, तो इसका जो तत्वों का जो अनुपात होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, 1:8 ही होगा। चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, चाहे अब जल का स्रोत कोई भी हो, यानी जल आप कहीं से भी अगर आप प्राप्त करेंगे, तो उसका जो अनुपात होगा ना, वो 1:8 में ही होगा। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अपघटन मतलब आप समझ रहे हैं, यानी उसको अगर 9 ग्राम जल को अगर आप तोड़ेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही हमें प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार हमारा ये अमोनिया होगा, NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहता है। यानी कि NH3 हो गया, जैसे कि हमारा अमोनिया हो गया, तो इसमें भी क्या होता है कि नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3, यानी कि 14:3 के अनुपात में ही इसमें क्या होता है। ठीक है, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हो, चाहे आप अमोनिया कैसे भी आप बना लें, कैसे भी आप तैयार कर लें, उसका जो अनुपात होगा ना, वो हमेशा 14:3 के ही अनुपात में होगा, अथवा किसी भी स्रोत से ले ली गई हो, वही चीजें हैं। देखिए, उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है। यानी कि इन जितने भी ये उदाहरण आपको दिया गया है, यही क्या बतलाता है, स्थिर अनुपात का नियम बताता है। ठीक है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, निश्चित अनुपात का नियम हम नाम दे देते हैं। ये हमारा निश्चित अनुपात है। तो स्थिर अनुपात और निश्चित अनुपात में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए देखिए, प्राउस ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होता है। यानी कि प्राउस नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस प्रकार क्या किया था, व्यक्त किया था। यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी यौगिक, यानी कोई सा भी आप यौगिक लेते हैं, उसमें जो तत्व होता है हमेशा एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होता है। यानी कि जैसे यहाँ पे हम बोल रहे थे ना, जैसे कि 9 ग्राम है, 9 ग्राम जल लेते हैं, तो उसमें 1 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन, और 8 ग्राम ऑक्सीजन के अनुपात में ही उस यौगिक में जल होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं।
जॉन डाल्टन का जन्म कब हुआ था? 1766 में हुआ था। ठीक है, में इंग्लैंड के एक गरीब जुल्हा परिवार में हुआ था। यानी वो इंग्लैंड के रहने वाले थे और एक कौन से परिवार में हुआ था? जुलाहा परिवार में हुआ था। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की थी। यानी कि जब वो 12 वर्ष के थे ना, तभी वो क्या किए थे? वो शिक्षक के रूप में क्या किए थे? शिक्षक के रूप में वो अपना जीविका शुरू किया था, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। यानी कि 12 साल में तो वो पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन वो 7 साल के बाद क्या हुए? वो एक स्कूल के क्या बन गए? प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिक एवं रासायनिक शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। यानी कि उन्होंने 1793 में क्या किया? कौन? जॉन डाल्टन ने क्या पढ़ाने? गणित और भौतिक रासायनिक शास्त्र पढ़ाने के लिए कहाँ चले गए? मैनचेस्टर चले गए थे। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोधकर्ता में व्यतीत कर दिया। यानी कि जो अपने जीवन का जो अधिकांश समय है ना, जो भी समय है, वो अपना किसमें व्यतीत कर दिया था? शिक्षक और शोधकर्ता में। यानी कि शिक्षण और शोधकर्ता में क्या कर दिया था? व्यतीत कर दिया था, यानी बिता दिया था। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। यानी कि 1808 में परमाणु सिद्धांत का प्रस्तुत किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने ही किया था, जो द्रव्यमानों के अध्ययन के लिए एक क्या था? महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। ठीक है, तो जो द्रव्यमानों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या हुआ? प्रतिपादित हुआ। अब यहाँ पे देखिए, वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों को उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायन जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी कि जॉन डाल्टन ने क्या किया? कि जो द्रव्य होते हैं ना, द्रव्य उनकी जो नेचुरल होता है यानी प्राकृतिक होती है, के बारे में एक आधारभूत क्या किया? सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। क्या सिद्धांत दिया? देखेंगे। डाल्टन ने द्रवों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया। यानी कि डाल्टन ने क्या किया? जो द्रव की विभाज्यता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने वाला का जो विचार है, उसको क्या किया? प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। यानी उस समय तक क्या माना जाता था? दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिक के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। यानी कि जो पहले जो सिद्धांत दिया गया था और उस पदार्थ का परमाणु नाम दिया गया था, उसे भी डाल्टन ने क्या किया था? परमाणु नाम ही दिया था। परमाणु बोलते हैं, मतलब पहले ये बोला गया था कि जो भी पदार्थ हैं उनको छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तोड़ते तोड़ते जाएंगे, एक ऐसी कंडीशन आएगी उसको और छोटे टुकड़े में हम नहीं तोड़ सकते। समझ में आ रहा है? उसका नाम क्या रख दिया गया था? परमाणु नाम रख दिया गया था। सेम वही प्रकार उन्होंने क्या किया कि डाल्टन ने उसे क्या नाम दिया? परमाणु नाम ही दिया। लेकिन यहाँ देखिए, डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। समझ में आ रहा है? जो ऊपर हम लोग रासायनिक संयोजन का नियम पढ़े थे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति सगत व्याख्या की। तो यहाँ पे क्या किया गया था कि जो डाल्टन के परमाणु का जो सिद्धांत था ना, जो उन्होंने दिया था, वो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या किया था। देखिए यहाँ पे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, यानी इनके सिद्धांत के अनुसार क्या था हम देखेंगे। सभी द्रव्य चाहे तत्व हो, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। यानी कि डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार क्या था कि जितने भी द्रव्य हैं, चाहे यौगिक, तत्व और मिश्रण, ये सभी क्या है? सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ रहा हो सबको। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि इनकी विवेचना हम इन जितने भी पॉइंट है ना, इससे हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी जितने भी द्रव्य हैं, यानी जितने भी पदार्थ हैं,
वो सभी क्या होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। समझ में आ रहा है? की रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, यानी कि इसको और तोड़ा नहीं जा सकता।